जानता नहीं है कि उसके भविष्य के लिए प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए था। अरे बिहार का वोटर जानता है कि कौन वहां रह के उनके भलाई के लिए काम करेगा। और नीतीश बाबू जो हैं, ही इज बीन देयर फॉर 20 इयर्स और हम सबको एक प्रश्न और है इश्करन, जरा ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं, अब उनकी जेडीयू इतनी स्ट्रांग दिख रही है, 84 सीट पर है, मान लीजिए इसी के आसपास क्लोज होता है मामला, तो क्या इतने स्ट्रांग नीतीश कुमार और जेडीयू केंद्र की बीजेपी सरकार को सूट करते हैं क्या? मुझे लगता है 20 साल का एक लॉन्ग अलायंस हो चुका है। वो अलायंस एक स्टेडी अलायंस है और बीजेपी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेडीयू पे डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ जेडीयू पे डिपेंडेंट होती तो मे बी आप पॉसिबिलिटीज की बातें कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी विक्ट्री सिर्फ जेडीयू की नहीं है, ये गठबंधन की विक्ट्री है। इसमें किसी को भी डाउट नहीं है कि बीजेपी का वहां पे एक अपना आइडेंटिफाइड वोट बहुत बढ़ चढ़ के बोला गया था और कहा जा रहा था ये कम्युनिस्ट का रिवाइवल हो रहा है, जो मुझे लगता है आज के देश में जब वर्ल्ड इतना आगे बढ़ रहा है, बहुत डेंजरस एक ट्रेंड शुरू हुआ था। मुझे बहुत खुशी है पर्सनल लेवल पे कम्युनिस्ट का भी रिजल्ट देख के, जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कम्युनिस्ट का रिजल्ट क्या है, वो देखना भी जरूरी है। पिछले बार मेरे ख्याल से 20-25 सीट जीती थी, 19 जीती थी, 20 जीती थी, तो वो रिजल्ट देखना जरूरी है। चिराग ने आपको जो जिस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, खासकर शाहाबाद का क्षेत्र, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जदयू की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसमें चिराग पासवान के कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी भूमिका थी कहने की, तो इसीलिए। लेकिन स्मिता जी कह रही है, देखिए नीतीश जी ने उनका विरोध तो किया उस समय, लेकिन वो जब चुनाव प्रचार कर रहे थे एलजेपी के उम्मीदवारों के लिए भी वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। और तेजस्वी जी को, इनको चिराग पासवान को इतने टिकट का बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी असहजता थी, जेडीयू में भी थी, अब हम और आलम में तो थी ही। लेकिन चुनाव में जाते हैं ना सुशांत जी, तो बीजेपी और जेडीयू में कहीं भी दूरी नजर नहीं आ रही थी। बहुत मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, कभी कभी दिखता था, लेकिन इस बार लग रहा था कि दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये मतलब कहीं भी दूरी नहीं थी देना है। जैसे मैं मगध में था तो वहां लगा जैसे कुर्मी वोट उनका कुछ बीजेपी को नहीं जा रहा, तो मैंने एक जेडीयू के नेता से बात हुई, हमने कहा भाई मैं गया हूं वहां, कुर्मी लोग कह रहे थे यहाँ हम कांग्रेस को देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुरंत देखते हैं वहां क्या बीजेपी का, हम कहा बीजेपी का। तुरंत उसने फोन किया। तो इतना अगर आपस में इतना गठबंधन सशक्त हो चुका है कि एक दूसरे का मन मिला हुआ है। और दूसरी ओर आप देखिए कि पूरे चुनाव में क्या महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की एक सार्वजनिक बैठक हुई? क्या सीट के बंटवारे पर कोई बैठक हो पाई? नहीं, तेजस्वी को सीएम फेस करने में अंत तक उसमें राहुल एक चीज मैं और बताऊं, इस वक्त कुछ सीटें हैं जहां पे मार्जिन बहुत कम है लीड का, जैसे आरा सीट से बीजेपी के संजय सिंह मात्र 288 वोट से आगे, तो फंसी अरवल से बीजेपी के मनोज कुमार 144 वोट से आगे हैं, बखरी से एलजेपी के संजय कुमार 254 वोट से आगे हैं, बनमनखी से कांग्रेस के देवनारायण रजक 253 वोट से आगे हैं, जहानाबाद से आरजेडी के राहुल कुमार 1200 वोट से आगे हैं, बरौली से आरजेडी के दिलीप सिंह 350 वोट से आगे हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है महागठबंधन के लिए कि गैप इतना ज्यादा है ना कि आप इन सीटों को जोड़ भी दें तो 50 से 190 पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैथिली ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मैथिली जी बहुत बहुत नमस्कार, और आपको बधाई अभी दे दूं कि थोड़ी देर बाद लीजिएगा? नमस्ते, थैंक यू, प्रणाम। आपकी जो मर्जी, मैं आपका चैनल देख करके अभी सब माहौल ले रही हूँ। अच्छा ये बताइए, पहला चुनाव था आपका, आपने उम्मीद की थी कि इतने नंबर आ जाएंगे? आप लकी चार्म तो साबित नहीं हुए इस गठबंधन के लिए? मैं नहीं जानती, मैं बस अलीनगर देख रही हूँ। अलीनगर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में अब 5 साल आगे क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है। आप पूरा सिंगर की तरह कि मैं अपना लिरिक्स गा रही हूँ, पीछे बैंड वाले जो बजाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। कोऑर्डिनेट करना, बिल्कुल, ये जीवन ही मेरा ऐसा बीता है कि हर एक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना। तो मुझे लग रहा है ये चुनाव मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती ही थी। आपने इतना प्रचार किया, आपके हिसाब से 2-3 फैक्टर जो आपको लगता है इस मैसिव जीत की वजह है, आपको क्या लगता है? 2 फैक्टर तो हमारे सामने में, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दोनों का जो उन्होंने विश्वास जीता है इतने सालों में, महिलाओं का, बुजुर्गों का, फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे जितने हैं, एक तरफा वो पूरे गठबंधन के साथ है, हमारे एनडीए के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने विश्वास जीता है पिछले जितने 20 साल हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं। तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मुझे देख के ही लोग, अरे बेटा तू जितले छ, बेटा तू जितले छ, ऐसा बोल के आगे बढ़ते गई। अच्छा, आपकी कोई इच्छा है कि आप भी थोड़ा मंत्री बने? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है।
मेरी तो इच्छा ये भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी चुनाव में मतलब मुझे इच्छा की बात नहीं बोल सकती, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा मेरे जीवन में। तो मैं तो हर एक चीज भगवान पे छोड़ती हूँ, भगवान मुझे जिस रास्ते पे ले करके चला रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटूंगी, चलते रहूंगी। मैथिली जी, आपको जो लोग पसंद करते हैं आपकी गायकी के लिए, उनको इस शानदार जीत जो होती मिलती दिख रही है, उनके लिए कुछ 2 लाइन कुछ अपना पसंदीदा गा के थोड़ा समर्पित कीजिए। मैं मैथिली भाषा में ही सुनाऊंगी। हाँ। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाहे चारों धाम, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाहे सुख आराम, हे मिथिले में रह गई। मैथिली जी, ये बताइए, अब तो आप विधायक भी हो गई, सिंगर भी हैं, आपके गाने का मेहनताना बढ़ तो नहीं जाएगा? मेरी जो मेहनत लगती है 3 घंटे की परफॉर्मेंस में, वो सबको पता है। इसको लेके भी मैं बहुत गंदा ट्रोल हो गई थी कि एक न्यूज मैंने देखा था, 5 लाख बोला, 2 लाख में डन नहीं की, तो मेरी तो फीस 5 लाख कभी बोली ही नहीं है, ये तो बहुत कम बता रहे हैं। जो भी है आगे देखेंगे कैसे क्या रहता है। मैं तो अपने मेहनत की कमाई तो जरूर लोग देते हैं और देते रहेंगे। इस पे ट्रोल अगर लोगों ने किया भी तो इस पे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आपकी मेहनत से, देखिए, कमाई पैसे वाली तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन ये जो आपकी जनता के प्यार वाली कमाई है, वो बिना मेहनत के नहीं मिलती और समर्पण के नहीं मिलती। अपने गांव के लिए मैं हमेशा तैयार रही हूँ। अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छे लोग जो मुझे भाव से बुलाना चाहते हैं, मैं वहां पे फ्री में पहुंच जाती हूँ। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन जब ट्रोल, अभी मुझे याद आ रहा है ना, 1 महीने पहले मैं किस बात को लेकर रोई थी, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि लोगों ने छोड़ा नहीं कि कैसे मुझे मेंटली टॉर्चर करे, बिठा दे। तो वो मुझे अभी भी लगता है कि मैं कितनी स्ट्रेंथ लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ और आगे इस चीज को कंटिन्यू करके। अपने इलाके में आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा? क्या काम करवाएंगी आप? अपने इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीण सड़कें हैं, मुझे ये लगा कि महिलाओं की सबसे बड़ी नीड थी, जो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये रोड की ठीक करवा दी है। तो उसका मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, जो कि मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो है। सरकार का जो अपनी जो पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, वो उसको घर घर तक पहुंचाना, जितने भी लाभार्थी होंगे उनको पकड़ना, उनको महसूस कराना कि इसका योजना का मतलब क्या है, इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है, तो उन लोगों को लाभार्थी बनाना। तो यही सब चीजें हैं कि मैनिफेस्टो को कैसे जमीन पर उतारा जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। और मेरी जो पर्सनल एक जो निजी एक एस्पिरेशन है कि मुझे यहाँ पे ये ठीक करवाना है, वो ठीक करवाना है, कल्चर सेंटर बनवाना है, तो वो तो मैं करती रहूंगी आगे। जाते जाते एक भोजपुरी में भी गाना सुना के जाइए। जरूर। अरे बबुआ हमार महाराज हुए हैं।